वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम समय के साथ घूमने वाले पहिए को जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे जेनरेशंस को। ये जेनरेशंस इंस्टाग्राम रील के ट्रेंड्स जैसे होते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कभी कभार कंफ्यूजिंग और ज्यादातर टाइम आपके खुद के लाइफ के चॉइसेस को ही क्वेश्चन कर देते हैं। बाबा आदम के जमानों के रॉक बैंड सॉन्ग से लेकर चमचमाती हुई साउथ कोरियन रैप सॉन्ग्स तक हमने सब देखा है और हम रुकने वाले नहीं हैं। एक जेनरेशन समय का वो हिस्सा होता है जहां पर उस समय में रहने वाले लोग एक साथ कलेक्टिवली उस समय में होने वाले इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। एक जेनरेशन लगभग 20 से 30 साल की होती है जहां पर बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, एडल्ट्स बनते हैं और फिर वो दोबारा खुद चिल्ड्रन देते हैं। इस 20 से लेकर 30 साल के एवरेज टाइम स्पैन में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बीच कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, हॉबीज, कल्चरल और सोशल ट्रेंड्स के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ये कलेक्टिवली मिलकर उस जेनरेशन का एक पार्ट बनाती है। ये जो जेनरेशन वर्ड है ये लैटिन टर्म जेनेरेर से आया है जिसका मतलब होता है कोई भी चाइल्ड को एग्जिस्टेंस पे लाना। सोशल साइंसेस की माने तो एक जेनरेशन पूरे इंडिविजुअल की एक ग्रुप को कहते हैं जो कि लगभग सेम टाइम के अराउंड जन्म लेते हैं और रहते हैं। इनकी एज, आइडियाज, प्रॉब्लम्स और एटीट्यूड्स लगभग सिमिलर होती है। तो अगर आपकी नींद भी अभी खुली है और आप इस शौक से उभर रहे हैं कि आपकी वो 90s वाले फेवरेट ढीले ढाले पजामे को आज के जमाने में पुराना स्टाइल माना जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सिर्फ जेन जी और मिलेनियल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे और द लॉस्ट जनरेशन और द ग्रेटेस्ट जनरेशन के बारे में भी बात करेंगे और इसकी भी चर्चा करेंगे कि कैसी एक जेनरेशन इससे पहले जेनरेशन का एक रिमिक्स है। ये एक डीजे जैसा है जो कि सॉन्ग के ट्रैक्स को नहीं बल्कि कल्चरल इवोल्यूशन के ट्रैक्स को स्पिन कर रहा है। क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग डीएम के बजाय नोट्स पास किया करते, एसएमएस की एक खास नाइट पैक्स हुआ करती और अपने फेवरेट गानों को सुनने के लिए रेडियो के बगल में कान चिपका कर बैठा करते? वो भी क्या दिन थे। लेकिन वरी नॉट, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट और एक जेनरेशन ही अल्टीमेट शेप शिफ्टर होता है। बेबी बूमर्स से जूमर्स तक हर एक ग्रुप टेबल पर कुछ नया ही लाता है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादातर टाइम्स तो टेबल टूटने के बाद ही नई चीज उभर के आती है और समय के इस पहिए को आगे बढ़ाती है। जेनरेशंस की इस सीढ़ी का शुरुआत होता है द लॉस्ट जेनरेशन से। ये उन लोगों को कहा जाता है जो कि 1883 से लेकर 1900 के बीच जन्म लिए थे। इस जनरेशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो घरों में ज़्यादातर मोमबत्ती और दिए ही ज़्यादातर जलाए जाते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से लोग पहले से ज़्यादा लिटरेट होने लगे और कोलेरा जैसी जानलेवा बीमारियों का बढ़ना पहले से बहुत हद तक कम हो चुका था। द लॉस्ट जेनरेशन जो टर्मिनोलॉजी है ये सबसे पहले अर्नेस्ट हेमिंगवे के 1926 में लिखे गए नॉवेल द सन ऑल्सो राइजेस में दिखाई पड़ती है। इस नॉवेल के राइटर का मतलब द लॉस्ट जेनरेशन से ये साफ है कि इस पूरे जेनरेशन ने वार के प्रिपरेशन करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। इस समय चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो थी वो भी बहुत कम हो चुकी थी और चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ों के अगेंस्ट लॉज बनाए जा रहे थे। स्कूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन को ज़्यादा मायने देते और बच्चों को फैक्ट्स ज़्यादातर रटने में प्रेशराइज किया जाता। प्राइमरी एजुकेशन तब सभी के लिए एक नेसेसिटी बन चुकी थी, लेकिन हायर स्टडीज़ तब एक लग्जरी थी और सभी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने तब बहुत ही पॉपुलर थे और लड़कों के लिए ये ज़्यादातर कंपनीज सोल्जर्स को बनाती और लड़कियों के लिए ये छोटी छोटे टेडी बियर्स और डॉल्स को बनाते। सिनेमा के डेवलपमेंट ने एक नई ऊंचाइयों को छू लिया था जब 1895 में पेरिस में सबसे पहले मूविंग इमेजेस को प्रोजेक्ट किया गया था। यही लॉस्ट जेनरेशन वो जेनरेशन थी जिसके ज़्यादातर पॉपुलेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण 70 मिलियन लोग अपने घर से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं।
8.5 मिलियन लोग मारे जाते हैं और 21 मिलियन लोग घायल हो जाते हैं और 2 मिलियन सोल्जर्स तो बीमारियों से ही मर जाते हैं। इन वॉर्स में ज़्यादातर मेल्स होते हैं जो कि फ्रंट लाइन पर रहते थे, लेकिन वुमेन भी अपना कंट्रीब्यूशन देती थी दूसरे जगहों पर। जो काम छोड़कर कोई एक मेल मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करता, उसका वो काम उसकी वाइफ रिप्लेस कर लेती और अपने हस्बैंड की जगह वो उस काम को अंजाम देती। कई औरतें इन बैटल्स में घायल होने वाले सोल्जर्स को सर्व करने के लिए जुट जाती। वो विधवा औरतें जिनके हस्बैंड वॉर में शहीद हो चुके थे, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट और पेंशन्स तो मिलती, लेकिन अकेले एक फैमिली को संभालना बहुत ही मुश्किल का काम होता। और अगर वो वुमेन अगर दोबारा मैरी कर लेती तो उनका ये फाइनेंशियल सपोर्ट को भी रोक दिया जाता। ऐसे में ये विडोज़ डिप्रेशन में आकर अल्कोहलिज्म को अपना रास्ता बनाती। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वुमेन को भी मेन के जैसे इक्वल राइट्स मिलने लगे। 1917 के रेवोल्यूशन के बाद रशिया में पूरी तरीके से डिजीज़, फेमाइन, टेरर से भर चुकी थी और स्पेन में भी स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक का आगाज़ हो गया था। इस जेनरेशन के लोग जब अपने यंग एडल्टहुड में थे तब उन्होंने 1929 में ग्रेट डिप्रेशन का सामना किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तब इस जेनरेशन के ज़्यादातर लोग अपने ओल्ड एज पर गुजर चुके थे और उनके यंग चिल्ड्रन इस वर्ल्ड वॉर 2 पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडिया इस समय पूरी तरीके से ब्रिटिश राज के अंडर था और इस जेनरेशन के ज़्यादातर लोगों ने 1899 के फेमाइन को भी एक्सपीरियंस किया था, जिससे लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इस जनरेशन के जो राइटर्स थे वो यूजुअली अपने राइटिंग्स में वर्ल्ड वॉर 1 के एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते थे। इसी दौरान 1911 में हमारी नेशनल एंथम जन गण मन को लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इसके बाद आती है 1901 से लेकर 1927 तक, जिसे द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है या फिर इसे वर्ल्ड वॉर 2 जनरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो द लॉस्ट जनरेशन के चिल्ड्रन थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 पर पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को अपने यंग एडल्टहुड में ही एक्सपीरियंस किया था। इस समय वेस्ट में काफ़ी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिली थी और जो इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ बहुत ही रैपिड हो रही थी। इन्होंने अपनी जवानी में ही स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक का सामना किया और अपने यूथ में ही इन्हें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल जैसी सुविधाओं का फ़ायदा उठाने को मिला। ये सिनेमा के लिए एक गोल्डन एज थी। इस समय बहुत सारे जॉनरा के फिल्म्स जैसे कि गैंगस्टर फिल्म्स, म्यूजिकल फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स और मॉन्स्टर फिल्म्स का इजाद हो रहा था। इस समय कॉमिक बुक्स जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, द शैडो, डॉग सैवेज, जैज, ब्लूज, गॉस्पेल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, स्विंग जैज, ये सभी तब आम जनता के बीच धीरे धीरे से पॉपुलर हो रहे थे। रेडियो ने इस जनरेशन के लोगों की लाइफ्स बदल के रख दी थी। लाइव न्यूज़ टेलीकास्ट, सॉन्ग्स, टीवी शोज, हर एक चीज़ तब रेडियो में अवेलेबल थी। जर्मनी की इस समय इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही बुरी चल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% से ऊपर चले गए थे और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के कारण भूखमरी आ चुकी थी। इसी समय एडोल्फ हिटलर बहुत ही पावरफुल हो चुका था और लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर भी। इस वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस जनरेशन के करीबन 12.5 मिलियन लोग वॉर पर पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें से 4.3 मिलियन लोग मर चुके या तो घायल हो गए। करीबन 5 मिलियन जर्मन्स की मौत हो चुकी थी और जर्मन शहरों की तो बहुत ही बुरी हालत थी। इस दौरान जापान की इकोनॉमी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी और इंडिया में इस समय भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स जन्म ले रहे थे, जिन्होंने आगे चलकर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है साइलेंट जनरेशन, जो कि 1928 से लेकर 1945 तक कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट डिप्रेशन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेमाइन के बाद इस जनरेशन में बहुत ही कम बच्चे पैदा हो रहे थे। ये जनरेशन बाकी जनरेशन से कंपैरेटिवली बहुत ही छोटी है, जिनके ज़्यादातर लोगों ने कोरियन वॉर को लड़ा। इस समय रॉक एंड रोल म्यूज़िक का इजाद हुआ और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा था।
ये साइलेंट जनरेशन जो है, इस टर्म को पहली बार 5 नवंबर 1951 को टाइम मैगजीन द्वारा यूज़ किया गया था और इसी से उसका नाम भी आता है। इस समय ज़्यादातर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ सिखाए जाते चिल्ड्रन को और इसीलिए वो ज़्यादा डिबेट करना पसंद नहीं करते थे। वो ज़्यादातर डिसिप्लिन रहते और चुप रहना ही समझदारी का काम समझते। और इसी समय जो टीनेजर का ग्रुप है, उसे लाइफ का एक डिस्टिंक्ट फेज देखा गया, जिस फेज में वो ज़्यादा रिबेलियस हो जाते और अपने ओल्डर जनरेशन के अथॉरिटी को क्वेश्चन किया करते। अपने मिड लाइफ में इस जनरेशन के पॉपुलेशन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चरम सीमा को देखा, जिसमें हाई मशीनरी की एफिशिएंसी के कारण जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट थी वो बहुत ही हद तक कम हो चुकी थी। और इसी एज को गोल्डन एज ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौरान टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत आगे बढ़ चुकी थी। क्योंकि यही वो एरा था जब दुनिया की ज़्यादातर साइंटिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स ने अपनी ज़्यादातर रिनाउंड थियरीज़ को प्रपोज किया, जैसे कि आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, हेजनबर्ग, ओपेनहाइमर। और कहीं ना कहीं इसी एज में जो एटम बॉम्ब थी उसका भी इजाद हुआ। इसके बाद आती है बेबी बूमर्स की जनरेशन, जो कि जनरेशन एक्स की पेरेंटल स्टेज है और ये लगभग 1946 से लेकर 1964 के बीच कहा जाता है। इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस टाइम स्पैन के दौरान बर्थ रेट काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी। इस जनरेशन के टीनेजर्स अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज से थोड़ा हटने लगे और इसीलिए इनके पेरेंटल जनरेशन, द साइलेंट जनरेशन और इनके बीच ज़्यादातर टाइम अनबन रहती। बहुत सी चीज़ें जैसे कि वॉशिंग मशीन, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, इन सभी को पहले एक लग्जरी आइटम माना जाता था, लेकिन इस जनरेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ये नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर पाए। इस समय एजुकेशन में जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल लॉजिक, ऑप्टिमाइजेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे स्किल्स को बढ़ावा दिया गया। डाइवोर्स रेट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस समय बहुत ही बढ़ चुके थे, लेकिन ईस्ट एशिया में ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एशियन कंट्रीज़ में मैरिज रेट्स ही बहुत कम चुकी थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग रिलीजन से भी अपना भरोसा उठा रहे थे और ज़्यादातर लोग एथिज़म के रास्ते चुन रहे थे। इंडिया हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आप को संभाल ही रही थी, जबकि 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया और धीरे धीरे सिचुएशंस पहले से बेहतर हो रही थी। इसी बीच 1957 में एक मदर इंडिया नाम की जो एपिक फिल्म है वो रिलीज़ होती है, जो कि तब के इंडियन सोशल सिनेरियो को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इस जनरेशन के लोग पहले जनरेशन्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा आलसी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट और टेलीविज़न जैसे सुविधाओं का एक्सेस मिल चुका था। इस जनरेशन के लोगों ने स्पेशल इवेंट्स जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर और जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन को विटनेस किया। इसके बाद आती है जनरेशन एक्स, जो कि 1965 से लेकर 1980 को कहा जाता है। और एक फन फैक्ट ये है कि एलन मस्क 1971 को जन्म लिए थे और शायद इसीलिए उन्हें जो एक्स टर्म है इससे बहुत ही प्रेम है, जिसलिए उन्होंने ट्विटर का भी नाम चेंज करके एक्स रख दिया, क्योंकि मे भी वो भी जनरेशन एक्स में आते हैं। Was the joke that bad? इस समय म्यूजिक जॉनरास जो कि बहुत ही पॉपुलर थे वो था पंक, पोस्ट पंक, हेवी मेटल। इसी समय द गॉडफादर और स्टार वॉर्स जैसे लेजेंडरी फिल्म्स रिलीज हुई थी और इंडिया में शोले जो मूवी है वो भी इसी दौरान 1975 को रिलीज हुई थी। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। और म्यूजिक बैंड जैसे कि बीटल्स, ईगल्स, क्वीन, रोलिंग स्टोन्स तब बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे और इंडिया में ये जनरेशन और इससे आगे आने वाले जनरेशन को गोल्डन एजेस ऑफ सिनेमा एंड म्यूज़िक कहा जाता है, क्योंकि इसी समय किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हिट पर हिट दिए जा रहे थे। इस जनरेशन के लोग ज़्यादातर टाइम्स हैप्पी और एक्टिव रहते और इन्होंने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने का अच्छा तोड़ निकाल लिया था। इस एज में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप भी बूम पर थी और इसी दौरान 1976 को जो एप्पल कंपनी है वो भी लॉन्च हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में।
इस एज में जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है उसका भी इंट्रोडक्शन होता है, और जो यंगर एडल्ट वुमेन होती है वो अपने प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इन पिल्स का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही साथ ये जनरेशन एक्स के जो बच्चे होते हैं ये सबसे पहले होते हैं जिनके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर अपने घर पर अवेलेबल होता। हायर एजुकेशन भी अभी चीपर हो चुकी थी पहले जनरेशन के मुकाबले, तो इसीलिए जो कॉलेज एनरोलमेंट्स थी स्टूडेंट्स की वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। इसी के साथ साथ इंडिया में जो आईटी बूम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बूम, इसे भी 1970s के दौरान देखा गया जब डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर से इंडिया के जो टॉप नॉच ब्रेन्स है उन्हें अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाते, जिस कारण पहले से जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ड्रास्टिकली इम्प्रूव होती है। इस जनरेशन के लास्ट टाइम पीरियड में हिप हॉप, पंक म्यूज़िक ये सब की धीरे धीरे शुरुआत हुई। इसके बाद आती है जनरेशन वाई या फिर इन्हें मिलेनियल्स भी कहते हैं। ये 1981 से लेकर 1996 तक में जन्मे हुए चिल्ड्रन को कहते हैं। क्योंकि ये मिलेनियल्स इंटरनेट के साथ ही बड़े हुए थे तो इसीलिए इन्हें पहली ग्लोबल जनरेशन भी कहा जाता है। इनके घरों में पहले से ही मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट और सोशल मीडिया मौजूद था। इस जनरेशन को अनलकीस्ट जनरेशन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादातर स्टूडेंट डेप्थ में ही फंसे रहते। इस जनरेशन में पहले के मुकाबले लोग ज़्यादा उम्र होने पर यानी कि लेट शादियाँ करने लगे, और पहले जनरेशन के मुकाबले जहाँ पर 4, 5, 6 ऑफस्प्रिंग्स को लिया जाता उसके मुकाबले ये सिर्फ 2 या फिर 3 ही बच्चों को प्रेफर करते। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हालांकि इंटरनेट बहुत ही कॉमन हो चुकी थी, लेकिन इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज़ में इंटरनेट के फैलने में थोड़ा सा समय लगा। जनरेशन वाई या फिर मिलेनियल्स की जो पॉपुलेशन है इनकी खास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और टॉलरेंट होते हैं। इनमें जो नार्सिसिज्म की एटीट्यूड है वो भी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इस जनरेशन के जो मोस्ट नोटेबल रिप्रेजेंटेटिव म्यूजिशियन आर्टिस्ट्स हैं वो है टेलर स्विफ्ट, बियॉन्से, बैकस्ट्रीट बॉयज़, माइकल जैक्सन, ड्रेक और एमिनेम। इस समय के कुछ हिट मूवीज़ के नाम होम अलोन, टर्मिनेटर 2, जुरासिक पार्क और द लायन किंग है। इस समय टॉय स्टोरी भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, जबकि इंडिया की कुछ आइकॉनिक मूवीज़ के नाम है DDLJ, बाजीगर, मिस्टर इंडिया और शोले जो इससे पहले रिलीज़ हुई थी वो भी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा देखी गई। और उदित नारायण, अलका, AR रहमान और लता मंगेशकर जैसे ऑसम सिंगर्स के गाने तो टीवी पर हरदम बजते रहते। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। इस वाई जनरेशन और इससे प्रीवियस एक्स जनरेशन, इन दोनों के लोगों ने ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंट्रीब्यूट की है जो आज हम चीज़ें इस वर्ल्ड में देखते हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस होल्ड इन्वेंशंस, टूल्स वगैरह वगैरह की चीज़ें जो कि हम रोज़मर्रा के कामों में यूज़ करते हैं। अक्सर जो डिजिटल नेटिव्स टर्म है ये इन मिलेनियल्स के साथ यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इंटरनेट के लैंग्वेज को बहुत ही बखूबी जानते हैं क्योंकि ये उनके साथ ही बड़े हुए हैं। इस जनरेशन के ओल्डर पीपल फेस टू फेस कम्युनिकेशन और कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन दोनों को ही प्रीफर करते हैं, जबकि इस जनरेशन के जो यंगर मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का ही इस्तेमाल करती है अपनी कम्युनिकेशन के लिए। इस जनरेशन के जिन लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्रेट रिसेशन को सहा है वो अपने फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं ज़्यादा पेसिमिस्टिक बनते चले गए। हालांकि जो कंट्रीज़ जहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी थी उस कंट्री में ये लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, और इन जनरेशन के जो यंग मेंबर्स है वो तो ऑब्वियसली ओल्डर जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक रहते। इस वाई जनरेशन के लोगों को मिलेनियल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो बर्थ था वो 1 मिलेनियम के लगभग आसपास ही था। 1 मिलेनियम 1000 साल को कहते हैं, और 2000 की शुरुआत में ही ये मिलेनियम एक कंप्लीट हो गया था, यानी 1000 साल कंप्लीट हो गए थे। तो अराउंड 1999 से लेकर 2000 के बाद एक नया मिलेनियम शुरू हुआ और लगभग इसी के आसपास ये मिलेनियम की जनरेशन के लोगों का बर्थ हुआ था। टाइम्स के मैगजीन ने इस जनरेशन को जनरेशन मी के नाम से भी पुकारा है क्योंकि ये ज़्यादातर सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं और सोशल मीडिया में ब्रैग करते रहते हैं, अपनी ही तारीफ ज़्यादा करते रहते हैं। हालांकि डिफरेंट स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि ये ज़्यादातर कोई भी चेंज के लिए रेजिस्ट नहीं करते हैं और हमेशा न्यू आइडियाज़ के लिए खुले दिमाग से सोचते हैं, और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर भी
बहुत ध्यान देते हैं और अपने प्रीवियस जनरेशन जैसे कि जनरेशन एक्स और बेबी बूमर्स के मुकाबले ये मिलेनियल्स डिफरेंट थिंग्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे कि ये एक घर लेने से ज़्यादा ट्रैवल पर एक्सपेंडिचर करना बेहतर समझते हैं। ये मिलेनियल्स एक ऐसे एज से आते हैं जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बूम पर थी और इसने पूरे इंटरनेट पे तहलका मचाया हुआ था। 2000 के शुरुआत से ही जो म्यूज़िक की इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा लाउड से और लाउडर बनती चली गई और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का भी ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ती हुई देखी गई। तो इसीलिए ये जनरेशन उसे ही सुनते हुए बड़ी हुई है और उसे ही पॉप कल्चर मानती है। इस जनरेशन के जो यंगर लोग हैं वो माइकल जैक्सन को तो बहुत ही अच्छे से पहचानते होंगे और ये इनके गाने, मूवीज़ और सारे टीवी शोज़ धीरे धीरे यूट्यूब पर भी आने लगे, जो कि तभी 2005 में लॉन्च हुई थी। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर बर्थ रेट्स पहले के मुकाबले थोड़ी ही सही लेकिन बढ़ रही थी और एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही थी, चाइना में ठीक इसका उल्टा था। यहाँ पर पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी थी कि गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी स्कीम्स को लागू किया, जिसकी वजह से एक झटके में ही इसकी जो पूरी पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा बूढ़ी होती चली गई और एक जेंडर में इम्बैलेंस देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2018 में हर 100 फीमेल्स के लिए 112 चाइनीज मेल्स अवेलेबल थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा था और यही नंबर इंडिया में 111 था। चाइना में टोटल 34 मिलियन एक्सेस मेल्स थे और इंडिया में यही 37 मिलियन ज़्यादा। इसी के लिए जो लोनलीनेस एपिडेमिक्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सिंगापुर में भी ये जो बर्थ रेट थी ये बहुत ही गिर चुकी थी और ये 2018 में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ चुकी थी। ऐसा ही कुछ हाल जापान और साउथ कोरिया का भी था। फ्रांस और स्वीडन जैसे यूरोपियन कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट कम हो रही थी, लेकिन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो रही थी और ऐसा अर्बनाइजेशन के लिए हो रहा था, क्योंकि लोग 5-6 के मुकाबले 1-2 बच्चों पर ही ज़्यादा से ज़्यादा परवरिश में खर्च करना प्रेफर कर रहे थे। ग्रीस और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिल रही थी, जहाँ पर यहाँ के यंग लोग अपने देश छोड़कर बाहर शिफ्ट होना प्रेफर कर रहे थे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इस ही ब्रेन ड्रेन के लिए जो कंट्री के टैलेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए और आज भी हम देखते हैं कि यूरोपियन स्टार्टअप्स और कंपनीज जितने भी हाईली सक्सेसफुल हैं, माइक्रोसॉफ्ट और फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा, वहाँ पे अधिकतर जो स्टाफ्स, इंजीनियर्स और वर्कर्स होते हैं उनकी ओरिजिन इंडियन ही होती है और यही बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ही इस जनरेशन के लोग रूरल एरियाज़ को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट होना प्रेफर करते थे। इसे बैक टू द सिटी ट्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। इस जनरेशन के लोगों में ओवरवेट और ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है और ये बेबी बूमर्स के जनरेशन से भी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। और एक दूसरी प्रॉब्लम जो कि है डेंटल हेल्थ, इससे भी इस ग्रुप के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस जनरेशन में स्पोर्ट्स की जो ट्रेंड है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, वो इसके पहले जनरेशन के मुकाबले बहुत ही कम हो गई है और आउटडोर गेम्स के मुकाबले हम ज़्यादातर इंडोर गेम्स खेलते हुए इन्हें देखते हैं। अगर हम लोग रिलीजियस व्यूज़ के बारे में चर्चा करें तो ये मिलेनियल्स अपने आप को ज़्यादातर स्पिरिचुअल बताते हैं, रिलीजियस नहीं, और ये ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन और माइंडफुल टेक्निक्स में इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम को। इनमें से ज़्यादातर अपने ओल्ड लाइफ में, एडल्टहुड में कोविड-19 को एक्सपीरियंस किया है और इनमें से ज़्यादातर की जो जॉब्स है वो इस कोविड-19 की वजह से गई है। हालांकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस इंडस्ट्री ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इनके जॉब लॉसेस को। सो फाइनली हम आते हैं जनरेशन जेड या फिर जेन जी या फिर इसे जूमर्स भी कहते हैं। ये जूमर्स उनको कहते हैं जो कि मिड टू लेट 1990s से लेकर अर्ली 2010 के बीच जन्मे हैं। टू बी प्रिसाइज ये 1997 से लेकर 2012 के बीच जो भी बच्चे जन्म लिए हैं उन्हें ही जनरेशन जेड का नाम दिया जाता है, क्योंकि इस जेन जी की जनरेशन की जो प्रीवियस जनरेशन्स थी वो सारी इंटरनेट के ज़माने में ही बड़ी हुई थी। तो इसीलिए ये जो जेन जी है, इनकी जनरेशन बचपन से ही स्क्रीन्स के साथ ही बड़ी हुई। इस जनरेशन के लोगों को अक्सर स्क्रीन टाइम जो है इससे काफ़ी तकलीफ़ होती है और एक्सेस स्क्रीन टाइम की वजह से यूजुअली हेडेक्स भी होती रहती है।
इस जनरेशन के केस में जो टीनेज प्रेगनेंसीज है उसकी जो रेट है वो बहुत ही कम हो चुकी है और इस जनरेशन के लोग अल्कोहल और बाकी ड्रग्स से भी अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। इसका एक रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा दिन स्क्रीन्स पर ही घुसे रहते हैं तो इन्हें टाइम ही नहीं मिलता है बाकी ड्रग्स या फिर अल्कोहलिज्म में घुसने को। इस जेन जी के लोग अपने प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले अपनी हेल्थ, एकेडमिक परफॉर्मेंस और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और कंसर्न रहते हैं। इस पॉपुलेशन की जो एडोलसेंस ग्रुप है उसमें सेक्सटिंग काफ़ी कॉमन हो चुकी है। इस जनरेशन की जो फीमेल्स हैं उनकी प्यूबर्टी स्टेज बहुत ही पहले आ जाती है और इस जनरेशन की एक सबसे बड़ी तकलीफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी है। इसके अलावा इन्हें स्लीप डिप्रिवेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की भी समस्या काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ती है। टिकटॉक जैसे ऐप्स ने भी इनके अटेंशन स्पैन्स को बर्बाद कर दिया है और ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि फिज़िकल बुक्स को बहुत ही कम समय देते हैं। और कोविड-19 के बाद तो सभी ऑनलाइन हो चुकी है तो एजुकेशन के लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ऑल इन ऑल, द इकोनॉमिस्ट ने इस जनरेशन को मोर एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड जनरेशन बताया है। 2018 की एक स्टडी के अनुसार ये जेन जी की ज़्यादातर पॉपुलेशन बाहर म्यूज़ियम या फिर घूमने जाने से ज़्यादा घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम शोज़ एंजॉय करना ज़्यादा प्रेफर करती है। इनके बीच के पॉप या फिर कोरियन ड्रामा और एनिमे का कल्चर बहुत ही पॉपुलर है। सीखने के लिए जेन जी के पास ऑफलाइन के साथ साथ काफ़ी ऑनलाइन सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर साइबर बुलिंग की एक समस्या आ जाती है। जेन जी के पास म्यूज़िक कंजम्पशन के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से स्पॉटिफाई को नंबर 1 रैंक किया गया है म्यूज़िक लिसनिंग के मामले में। और पिछले 10 सालों में जो म्यूज़िक है वो बहुत ही धीमे से हो चुकी है। पहले के जनरेशन में जो रॉक बैंड और लाउड म्यूज़िक ज़्यादा चलती थी, आज के ज़माने में वो लो-फाई में कन्वर्ट हो चुकी है और धीमे बीट्स के साथ जो रैप म्यूज़िक चलती है वो ज़्यादा पॉपुलर है इन जेन जी के बीच। न्यूज़ कंजप्शन के लिए भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स जैसे कि यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये जेन जी के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है रोज़मर्रा की खबरों को सुनने के लिए। यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया के जेन जी टीनेजर्स कंट्री साइड से वापस फार्म्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पर वो अपनी खुद हरी भरी ताज़ा सब्जियां उगाकर इंटरनेट पर सेल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि सैमसंग, ह्यूंडई, इन पर काम करना अब इनकी एक डिज़ायर, नीड, रिक्वायरमेंट नहीं है। मिलेनियल्स की तरह जेन जी भी ट्रैवलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इंटरनेट की मदद से ये अपने ट्रैवल्स को रिवॉर्ड्स के ज़रिए ज़्यादा बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो अधिकतम है और जो बर्थ रेट्स है वो भी काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार जेन जी जो है इनकी जनरेशन अभी तक अर्थ में सबसे ज़्यादा है, जो कि 2.47 बिलियन के अनुसार माना जाता है और ये मिलेनियल के पॉपुलेशन जो कि 2.43 बिलियन को भी सरपास कर चुकी है। ये पॉपुलेशन पिरामिड्स 2016 के रिपोर्ट से बनाई गई है, जहाँ पर चाइना, इंडिया, सिंगापुर और जापान में आप देख सकते हैं कि 20 से लेकर 25 की पॉपुलेशन बहुत ही अधिक है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात ग्राफ में आप देख सकते हैं, जो इंडिया की पिरामिड है यहाँ पर सबसे छोटे बच्चे जो 0 से लेकर 4 इयर्स तक है वो सबसे ज़्यादा है और ये धीरे धीरे एकदम टॉप में जाते हुए इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में जो है यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा है चिल्ड्रन की पॉपुलेशन, जो आगे बढ़कर हमारे जनरेशन अल्फा में यूथ बनेंगे। जेन जी की जो पॉपुलेशन है वो ऑर्डर प्लेस करने और रिसर्च करने और अपनी दिन की लगभग 80 से 90% काम इंटरनेट की सहायता से ही करते हैं। ये जेन जी प्रेफर करते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदना जो वो इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हुए देखते हैं। इनकी सबसे एक की फैक्टर है जो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे फोमो भी कहते हैं, और पीयर प्रेशर। इन दोनों की वजह से ही ये हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंडी रहना पसंद करते हैं। जेन जी की ज़्यादातर पॉपुलेशन खुद को एग्नोस्टिक या फिर एथिस्ट्स कहती है, क्योंकि मिलेनियल्स की तरह ही ये खुद को स्पिरिचुअल मानते हैं। फ्रेंडशिप्स भी आजकल ऑनलाइन व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर ही हो जाती है, तो ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं होता है। दुनिया भर की जेन जी जो है ये वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने में माहिर है और इनके लिए रिसेंटली 690 वर्ड्स
को डिक्शनरी में ऐड किया गया है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं टिकटॉक से हुई है, जिनमें कि सिंप, गोट जैसे टर्म शामिल है। इसके बाद हमारी सबसे फाइनल जनरेशन आती है, जो कि है जनरेशन अल्फ़ा। जो भी बच्चे 2010 से लेकर 2024 के बीच जन्म लिए हैं, वो इस जनरेशन अल्फ़ा के अंडर आते हैं। इनका जन्म तब हुआ था जब पूरे वर्ल्ड में फर्टिलिटी रेट्स गिरती ही जा रही थी और इन्होंने अपनी शुरुआती उम्र में ही कोविड-19 पैंडेमिक को एक्सपीरियंस किया था। इस जनरेशन अल्फ़ा का जो टर्मिनोलॉजी है, इसका क्रेडिट दिया जाता है मार्क मिक्रेंडल को, जो कि अपने बुक को 2009 में पब्लिश करने के लिए रिसर्च करते समय उन्हें ऐसा अंदाज़ा हुआ कि जनरेशन Z के बाद एक नई जनरेशन आने वाली है जिसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है। तो उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें से जनरेशन A और जनरेशन अल्फ़ा में टाई हो गया था और उन्होंने लास्ट में जनरेशन अल्फ़ा को चुना, क्योंकि इन जनरेशन अल्फ़ा की जो सबसे मैक्सिमम एज है वो अभी तक 13 से 14 साल ही है। तो इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी के लिए ये अपने पेरेंटल जनरेशन Z से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो कि स्क्रीन टाइम से परेशान रहते हैं। पूरी लाइफ इनकी ऑनलाइन हो चुकी है और इनके लिए इनके सुपर हीरोज़ टीवी सेलिब्रिटीज से ज़्यादा यूट्यूब के व्लॉगर्स हैं। और अगर मुझसे कोई इनकी कोई खास बात पूछे तो मैं कहूँगा ये ज़्यादातर मोटू पतलू देखते हुए बड़े हुए हैं। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है क्या करना है, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। हैव अ नाइस डे।